नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्काई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक का नाम राष्ट्रपति है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भी एक पद है और किसी भी पद के लिए कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ न कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होने चाहिए, उसके कुछ न कुछ कार्य अधिकार होते हैं और कुछ कार्य अधिकार होंगे तो उसको कुछ वेतन मिलेगा। और व्यक्ति कुछ गड़बड़ियाँ करता है या किसी चीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया होती है। इसी तरह हम जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति पद से संबंधित किन किन आयामों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के कार्य अधिकार क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रपति को वेतन कितना और किस निधि से दिया जाता है, इस बारे में भी जानेंगे। और अंत में राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव में भाग ले सकता है अगर वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। यहाँ ध्यान देने की बात है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की बात कही गई है। अगर व्यक्ति उन योग्यताओं को रखता है तो उसके साथ ही साथ उसको कुछ शर्तों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और इसके साथ ही साथ उसको 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, चाहे वह लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधानसभा के हों या यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्रीय विधानसभाओं के हों। तो यहाँ ध्यान देने की बात हो जाती है कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जब पूछ देता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं तो स्टूडेंट अक्सर गलतियां कर दे जाते हैं क्योंकि निर्वाचित सदस्य का केयर नहीं करते हैं और कभी कभी लोकसभा के सदस्य यहाँ पे ऐसे दे दिया तो पता चलता है उसको टिक लगा के आ जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दें कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, चाहे वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हों या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हों या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों या संघीय राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य को हम सांसद बोलते हैं और राज्यों की विधानसभा के और संघीय राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को हम विधायक बोलेंगे। तो प्रत्येक सांसद और प्रत्येक विधायक का कुछ न कुछ मत मूल्य होगा। वह मत मूल्य कितना होता है और कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे निम्न सदन में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000। अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, यूपी की बात करते हैं तो यूपी में राज्य की कुल जनसंख्या 20 करोड़ मान लिए और निम्न सदन में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या विधानसभा के में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 403 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/1000। अब ये जितना कट पिट के आएगा एक विधायक का मत मूल्य हो जाता है। एक विधायक का मत मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में वैरी करता है। पता चलेगा जैसे यूपी में एक विधायक का मत मूल्य कुछ और है तो आंध्रा और महाराष्ट्र में एक विधायक का मत मूल्य कुछ और हो जाता है। इसी प्रकार एक सांसद का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अर्थात जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनका मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे उनके मत मूल्य में तो एक सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होता है।
राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में वह व्यक्ति जो आधे से अधिक अर्थात 50% धन एक वोट पाता है वह विजयी घोषित हो जाता है। मतदाता उतने मत डालता है जितने उम्मीदवार हों। मतदाता उतने मत डालता है जितने उम्मीदवार हों। अर्थात जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग ने भाग लिया है तो प्रत्येक सांसद और प्रत्येक विधायक 4-4 वोट देने के अधिकारी होंगे। मतदान गुप्त होता है। यह मतदान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब इसका मतलब है कि जैसे 4 लोग खड़े हुए तो सबसे कम जो वोट पाता है उसके वोट को उसके अपर वालों में बांट दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई भी बंदा 50% धन एक वोट पा के विजयी न हो जाए। राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे कुल वैध मत वोट पड़े 600 और इसका 1/6 अर्थात लगभग 17। अगर जो 17 वोट नहीं पाया है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी अर्थात उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI ग्रहण कराते हैं। अगर CJI अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के कार्य अधिकार के बारे में चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य अधिकार विभिन्न आयामों में बंटे हुए, जैसे राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, कार्यपालिका संबंधी अधिकार, न्यायिक अधिकार, आपातकालीन अधिकार, राजनयिक अधिकार, वीटो अधिकार, वित्तीय अधिकार, सैन्य अधिकार। सर्वप्रथम राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के बारे में देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है, लोकसभा को भी विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया है। ये आर्टिकल पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल से संबंधित है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कोई विधेयक अधिनियम बनता है। जैसे यहाँ पे लोकसभा हो गई, ये हो गई हमारी राज्यसभा। जैसे राज्यसभा या लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया तो यहाँ पे भेजेगी, तो इसके पास 4 शक्तियाँ होती, जैसे ये या तो पास कर दे, या संशोधन की सिफारिश कर दे, या अपने पास सुरक्षित रख ले, या निरस्त कर दे। पर ये जो अपने पास, ये अगर राज्यसभा अपने पास सुरक्षित रख लेती है तो 6 माह से ऊपर जब दिन होता है तो ऑटोमेटिक वो विधेयक निरस्त हो जाता है। इसी के पास इसके भी 4 शक्तियाँ ही होती हैं, जैसे पास कर दे, या अपने पास सुरक्षित रख ले, या ये संशोधन की सिफारिश कर दे, या ये निरस्त कर दे। यहाँ भी है, अगर अपने पास सुरक्षित रखती है तो 6 महीने अगर हो जाते हैं तो विधेयक ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। पर अगर देखते हैं कि अगर यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास भेज जाता है। तो राष्ट्रपति अगर विधेयक को पारित कर देता है तभी वो अधिनियम बन सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो कि अनुच्छेद 123 में दिया गया है। ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति को ये दोनों शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल बना देती हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी निश्चय करते हैं वो राष्ट्रपति को संसूचित करते हैं, अर्थात उसको सूचना देते हैं, और राष्ट्रपति जो सूचना लगता है कि जो सूचना उसको मतलब ज़रूरी होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्त करता है, और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना होता है तो वो भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही वह विभिन्न नियुक्तियाँ करता है। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन नियुक्तियाँ करता है। जैसे वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है अर्थात कैग की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल की यहाँ पे 76 पे करता है, कैग 148 आर्टिकल के थ्रू करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।
जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत उसको 5 शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे वह क्षमा दे दे, विराम लगा दे सजा पे, परिहार, प्रविलंबन और लघुकरण। देखते हैं कि इनके जरिए क्या क्या वो कर देता है। जैसे क्षमा, ये दंड से पूरी तरह मुक्ति दे देता है, अर्थात व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति इसके थ्रू उसको मृत्युदंड से मुक्ति देता है। विराम, किसी विशेष कार्य से दंड की मात्रा को कम कर सकता है। स्पेशली ये किसी व्यक्ति को विकलांगता आ गई या जैसे कोई महिला गर्भ धारण की हुई है तो उसकी सज़ा में अगर कमी करता है तो वह विराम के थ्रू होता है। परिहार में देखते हैं कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करता है। इसमें ये हो जाएगा जैसे किसी व्यक्ति को 5 साल की सज़ा मिली थी तो राष्ट्रपति उसको 2 साल या 3 साल में कन्वर्ट कर सकता है। प्रविलंबन, सज़ा को टाल सकता है, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसको अस्थायी रूप से टाल सकता है कि हो सकता है कि वो अपराधी न हो या चाहे जो भी है, ऐसे उसको दोषी न साबित होने के लिए कुछ मौका मिल जाए। लघुकरण के अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सज़ा को कम कर सकता है। जैसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको वह कठोर कारावास या कुछ ऐसी वैसी सज़ाओं में वो कन्वर्ट कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जैसे वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के थ्रू लगाए जाते हैं। अगर राज्यपाल यह सलाह दे कि उस राज्य की संवैधानिक तंत्र फेल हो गई है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह अनुच्छेद 352 के थ्रू लगाया जाता है। मंत्रिपरिषद अगर सलाह दे मतलब किस आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में, जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है, जो भारत में अभी कभी लागू नहीं हुआ है। राजनयिक शक्ति, देश की सभी संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो शक्ति का तात्पर्य है कि बहुमत को नकारने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। भारत में 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रचलित है। वो कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। एक और भी वीटो शक्ति होती है जिसको हम विशेषित वीटो कहते हैं, जो कि यह भारत में प्रचलित नहीं है, यह यूएसए में प्रचलित है। राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा से जो बहुमत से पारित विधेयक होता है वह अपने पास सुरक्षित रख लेता है और इस कारण से बाद में विधेयक समाप्त हो जाता है। ये जनरली उन विधेयकों को ऐसे रखा जाता है जो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा संसद में लाया जाता है। निलंबनकारी विधेयक, संसद द्वारा बहुमत से पारित विधेयक को अगर राष्ट्रपति संशोधन के लिए वापस भेज दे तो वह उसकी निलंबनकारी वीटो शक्ति होती है। आत्यांतिक वीटो का सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किया था। उसके बाद आर वेंकटरमन ने प्रयोग किया था, जो कि सांसदों के वेतन भत्ते को बढ़ाने से संबंधित कुछ ऐसे था। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की समय सीमा का अभाव होने का राष्ट्रपति अगर विधेयक को अपने पास असीमित काल के लिए रख लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। यह उसकी पॉकेट वीटो शक्ति होती है। सर्वप्रथम इस वीटो का प्रयोग भारत में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक से संबंधित विधेयक पे किया था। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत, जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है। बजट को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। अगर कोई अनुदान की मांग की गई है तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना वह अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। आकस्मिक निधि से धन निकासी करनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कर से धन संग्रह के बंटवारे को लेकर होता है। सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जो कि बस नाम मात्र होता है, क्योंकि इसको कोई भी प्रमुख फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है।
राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख प्रति माह कर दिया गया, जो कि 2019 से लागू किया गया है। राष्ट्रपति को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, इसलिए इसको कर मुक्त रखा गया, जैसे जैसे राष्ट्रपति को कोई कर देना नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक सूचना के जरिए स्टार्ट होती है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा हो गई, ये ऐसे हो गया। जैसे लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य, राज्यसभा के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को संविधान की अवहेलना का आरोप लगाकर सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्य जैसे सूचित किए तो 14 दिन बाद वो विधेयक उसी सदन में लाया जाएगा जिस सदन के सदस्यों ने आरोप लगाया है। जैसे यहाँ पे लोकसभा का लगाया है तो यहाँ पे 14 दिन बाद लाया जाता है। अगर ये लोकसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर देते हैं तो यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो 2/3 बहुमत से यहाँ से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से अपदस्थ होना पड़ता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा एवं राज्यसभा की सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, न कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझना जरूरी हो जाता है कि निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों और राज्यों की विधानसभाओं के हों या केंद्रीय राज्यों की विधानसभाओं के हों, वो सम्मिलित होंगे। पर राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्रीय राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन है। अनुच्छेद 52, इसके थ्रू भारत का एक राष्ट्रपति होता है। 53 भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद धारण करने की अवधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति दी गई है। यहाँ पे अगर हम 2 या 3 बार देख लेंगे तो ये अनुच्छेद तैयार हो जाएंगे। जैसे फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा दिया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद धारण करने की अवधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ दी गई हैं। 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान दिया गया है। 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 143 थ्रू राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति दी गई है। YouTube पे यह मेरा प्रथम प्रयास है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं और मुझे किन किन पॉइंट पे सुधार करना है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और हम इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, इसलिए मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें। थैंक यू।